elasticity of demand. Okay. So give the topic name as elasticity of demand. It is represented by this symbol. ये n मत लिखो, n को थोड़ा stretch करो ऐसा. Elasticity of demand. This is called as neta. नीटा, NITA, नीटा. उसका सिंबल का नाम है नीटा. ओके. इसका 3 फॉर्मूला है विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ. आप लोग को कॉपी करना है. नीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई डी 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 बाई डी पी. नीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई डी 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 बाई डी पी. इसका डेरिवेशन अपने को सिलेबस में नहीं है. P is the price, D is the demand. P is the price, D is the demand. Okay. Next formula. Second formula. RM is equal to RA 1 minus 1 by neta. Third formula. RM is equal to price 1 minus 1 by neta. 1 minus 1 by neta. RM is marginal revenue. RM is marginal revenue. RA is average revenue. Okay. Now, before we proceed with the problems, I want to give you one small instruction on this type of formula. अभी देखो ये formula में there are many terms: marginal revenue, average revenue. This is all related to economics. And being a mathematics का teacher, my knowledge is a bit limited on this. Let me accept this fact. तो इसके पीछे का जो actual meaning है, actual इसका जो you know implications है, I might not be the right person to communicate or comment on this things. मैं आपको इससे रिलेटेड जितना भी मैथमेटिक्स है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका मीनिंग और इसका व्हाट डू यू से, इसके पीछे का मीनिंग, इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मेरे को जमेगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एन इकोनॉमिक्स टीचर. इज इट ओके? तो मैं आपको इसके पीछे का मैथमेटिक्स पूरा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा. दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड. देखो बराबर से जो लोग कॉपी कर रहे हैं. Okay, go to exercise 4.4, page number 112. Page number 112.
नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, देखो। ओके, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 7। Find the marginal revenue if the average revenue is 45. Average revenue, RA, is equal to 45. Elasticity of demand, neta, is equal to 5. Is my voice clear? Okay, तो RA दिया है, average revenue 45, elasticity of demand neta is equal to 5. Yeah, they are asking RM. Am I correct? They are asking RM. Okay, तो मैं भी अभी आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, सेकंड फॉर्मूला की थर्ड फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला, दिस इज अ नो ब्रेनर, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड फॉर्मूला, आर एम इज इक्वल टू आर ए 1 - 1 by neta, okay, which is equal to 45 1 - 1 by neta. neta कितना है? 5. okay, so 4/5, मुझे 36 आ रहा है, 36 यूनिट्स, 36 यूनिट्स। डन। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, मार्जिनल रेवेन्यू, आर एम इज इक्वल टू 28, elasticity of demand, neta is equal to 3. okay, they are asking price, they are asking price। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, सेकंड फॉर्मूला की थर्ड फॉर्मूला? आई विल गो टू द थर्ड फॉर्मूला। ओके, सो आर एम प्राइस 1 - 1 by neta, 1 - 1 by neta, 28 p 1 - 1 by 3, so this is equal to 2 by 3 p, this is equal to 2 by 3 p। okay, so 28 into 3 by 2 equal to p, p equal to 42 यूनिट्स। देखो रुपीज ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, इसके लिए मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ। रुपीज ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसके लिए यूनिट्स लिख रहा हूँ। यस यस, ये संस्कार, मैं एन को है ना नीटा बोल रहा हूँ, नीटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नीटा, एन नहीं बोलूंगा मैं, वो गलत है ना इसके लिए। ठीक है, हेत फर्स्ट एंड द सेकंड प्रॉब्लम तू जो पूछ रहा है ना मुझे, वो दोनों फॉर्मूला बेस्ड है, दोनों फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर तू कॉपी भी करेगा ना तेरे को समझ में आ जाएगा। इफ यू जस्ट कॉपिंग ऑल्सो ना, देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, फर्स्ट एंड द सेकंड प्रॉब्लम। शुड आई गो टू द थर्ड प्रॉब्लम? ओके, थर्ड क्वेश्चन,
marginal revenue, RM is equal to 50. Okay, sorry. Okay, RM is equal to 50, P is equal to 75. अभी इसमें रुपीस मेंशन किए, they have mentioned rupees, है कि नहीं? RM is equal to rupees 50, price is equal to rupees 75. They are asking elasticity of demand, नीटा. तो सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा कि थर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा? थर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा. Okay, so RM is equal to price 1 minus 1 by neta. 1 minus 1 by neta. So 50 is equal to 75. 1 minus 1 by neta. 50 is equal to 75. 1 minus 1 by neta. So 50 by 75. Cross multiplication will be the first step. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. 2 by 3. 1 minus 1 by neta. Okay. So 1 by neta is equal to 1 minus 2 by 3. बराबर है क्या? 1 by neta is equal to 1 minus 2 by 3. 1 by neta is equal to 1 by 3. नीटा इज इक्वल टू 3. नीटा को कोई यूनिट्स नहीं रहता है. नीटा को कोई यूनिट्स नहीं रहता है. नीटा को कोई यूनिट्स नहीं रहता है. ओके, नाउ सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग डाउट्स. एक ही बार बोल रहा हूँ मैं, कल भी मैंने बताया था. ये मार्जिनल, ये वर्ड का मीनिंग रहता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड वेरिएबल. ओके, मार्जिनल, ये चैप्टर में मार्जिनल का मीनिंग है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड वेरिएबल. एंड एवरेज, ओके, डिवाइड बाय राइट हैंड साइड वेरिएबल. ये बताया था कि नहीं कल? ओके. Now if you ask me, सर इधर डिवाइड क्यों नहीं है और इधर डिफरेंशिएट क्यों नहीं है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है. इसका आंसर मेरे पास नहीं है. मार्जिनल का मतलब डिफरेंशिएट, एवरेज का मतलब डिवाइड. एवरेज का फिर भी मेरे पास आंसर है कि ये डिवाइड क्यों क्यों करने का. बट देन आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस दैट. इज एवरीवन ओके विद दिस? मार्जिनल मतलब डिफरेंशिएट, एवरेज मतलब डिवाइड. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. If the demand function D is equal to P plus 6, P minus 3.
P plus 6 P minus 3. Find the elasticity of demand. नीटा का वैल्यू पूछ रहे when P is equal to 4. P equal to 4. Okay. Now which formula should I apply? First, second और third. इसमें तो मार्जिनल रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. So I'll apply the first formula. Neta is equal to minus P by D, dd by dp. Minus P by D, dd by dp. ओके. स्टार्टिंग में P का वैल्यू 4 नहीं डालने का. स्टार्टिंग में P का वैल्यू 4 नहीं डालने का. P का वैल्यू 4 सबसे एंड में डालने का, जब ये सब कुछ हो जाता है, डेरिवेटिव्स एंड ऑल. एंड में सब डेरिवेटिव्स होने के बाद में P का वैल्यू डालने का. स्टार्टिंग में मैंने नहीं डालने का P का वैल्यू. ये देखो एमएमा, दिस कैन बी कैपिटल और स्मॉल, दोनों कुछ भी हो सकता है. ठीक है. आपका टेक्स्ट बुक तो स्मॉल लिखता है, तो मैंने इधर ये कैपिटल की तरह दिख रहा है लेकिन इट इज स्मॉल. ठीक है. लेकिन डी तो कैपिटल है, डी तो कैपिटल है. इट डजंट मैटर बेसिकली. ओके. पी मतलब प्राइस. ओके. अभी आपको इधर डी दिख रहा है, डी. आपको इधर डी दिख रहा है, डी. डी का वैल्यू दिया है कि नहीं उन लोगों ने? हैव दे गिवन यू द वैल्यू ऑफ डी? यस. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. माइनस पी अपॉन P plus 6 P minus 3 d by dp of P plus 6 P minus 3. Have you understood? D का वैल्यू डाल दिया मैंने. Now we are differentiating with respect to P. We are differentiating with respect to price. Okay. अभी मैथमेटिकली कैन दिस टर्म गो अप? ये टर्म ऊपर जा सकता है मैथमेटिकली. यस. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर. चलो इतना बराबर है. इतना बराबर है. ओके. ओके. सी निखिल, मैंने ये जो डी है ना, डी, इसका वैल्यू ये डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे. इतना समझा आपको? ओके. अभी ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इट बिकम्स न्यूमरेटर. ये देखो a अपॉन b बाई सी, इसका मतलब क्या रहता है? a डिवाइडेड बाई b बाई सी ना. सो इज दिस ac बाई b? इज दिस ac बाई b? इसके लिए मैंने ये c को ऊपर भेज दिया. ठीक है. ओके. यहाँ पे कोशंट रूल, p minus 3 d by dp of p plus 6 d by dp of p minus 3 अपॉन p minus 3 दी होल स्क्वायर. चलो समझ में आया सब लोग को ये? I'll wait. If you're having any doubts with respect to this step, please let me know.
समझ में आ रहा है क्या ये? हेलो. ओके. नाउ फ्यू थिंग्स विल राइट डायरेक्टली. थोड़ा सा चीज हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे. ओके. नाउ फोकस ऑन दिस. ये डेरिवेटिव पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं. ओके. डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी क्या है? पी का डेरिवेटिव क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू पी? डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी. 1. डेरिवेटिव ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू पी. 0. डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी क्या रहेगा? 1 माइनस 0. ओके. तो मैंने इसका डेरिवेटिव ऊपर ही लिख दिया है टू सेव टाइम. एग्जाम में तुम लोग डायरेक्टली कभी कभी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हो, बट देन ओनली इफ यू आर श्योर देन ओनली राइट डायरेक्टली. अदरवाइज डोंट राइट डायरेक्टली. दैट इज माय सजेशन. चलेगा क्या? ओके. अभी बहुत सारा प्लस माइनस साइंस रहता है, सो डोंट कमिट एनी सिली मिस्टेक्स. प्लस को माइनस मत लिखो, माइनस को प्लस मत लिखो. सोच समझ के सब आगे का स्टेप्स लिख देना. इफ यू कॉपीड दिस आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इफ यू कॉपीड दिस आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इजी इजी स्टेप्स अगर डायरेक्टली लिखोगे तो उसमें आपका मार्क्स कोई कट नहीं करने वाला है. डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टेप्स अगर आपने डायरेक्टली लिखा तो पेपर करेक्टर कंफ्यूज हो जाएगा. और अगर डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टेप्स आपने डायरेक्टली लिखा एग्जाम में तो दो चीज हो सकता है. पेपर करेक्टर कंफ्यूज हो सकता है या फिर आप लोग खुद भी किधर तो रॉन्ग हो जा सकते हो. सो आई हैव गिवन माय कमेंट. नीटा माइनस पी, पी माइनस 3, पी प्लस 6, पी प्लस 6 इंटू 1, पी माइनस 3 इंटू 1 अपॉन पी माइनस 3 दी होल स्क्वायर. बराबर लिखा है मैंने? जस्ट वेरीफाई. लेट मी चेक. पहले p माइनस 3 है ना? मैंने p माइनस, ओ सॉरी, p माइनस 3 पहले है, p प्लस 6. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड कि वो वन किधर से लिखा है मैंने. पूछो मत कि किधर से आया वो वन. एक्सप्लेनेशन दी है. 1 + 0 तो 1 हो जाएगा. ओके. सो नीटा इज इक्वल टू माइनस p माइनस 3, p प्लस 6, p माइनस 3 इंटू p माइनस 3 इंटू 1 दैट इज p माइनस 3 माइनस p प्लस 6. समझ में आया क्या? यस. ओके. One basic question. Can I cancel this p minus 3 and p minus 3? No. बीच में माइनस साइन है. But then can I cancel this p minus 3 and this p minus 3? Yes. क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है बीच में. I hope you understood everyone. So neta minus p plus 6, p minus 3, minus 3 minus p minus 6. Be careful with the signs. Plus minus sign. Be careful. p और माइनस p कैंसिल हो जाएगा. ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्या बचेगा? -9.
So -9 upon p minus 3. -9 upon p minus 3. So neta is equal to 9p p plus 6 p minus 3. चलो समझा इतना? हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी पूरा सॉल्व हो गया ना ये सेमीमा? वेरी गुड। अब पूरा सॉल्व हो गया ना ये? कि कुछ पेंडिंग है? सिंप्लीफिकेशन में कुछ पेंडिंग है क्या? अगर तुम लोग ने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो लीव द ब्रैकेट्स एज इट इज। अभी p का वैल्यू 4 डाल दो। 4 ही बोला है ना? p का वैल्यू 4 डाल दो। 4 प्लस 6 4 माइनस 3। नीटा इज इक्वल टू 3.6। शो द प्रीवियस स्लाइड। संस्कार, नीटा इज इक्वल टू 12 रॉन्ग है बेटा, देख लो। चेक योर कैलकुलेशन। 9 इंटू 4 36। 36 अपॉन 10 इंटू 1, तो 36 अपॉन 10 हो जाता है ना, तो 3.6 आएगा ना। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, सो नीटा इज इक्वल टू 3.6। अभी कभी कभी बोलेंगे, कभी कभी ये लोग क्वेश्चन में पूछेंगे इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट द रिजल्ट तो लिखेंगे सिंस नीटा इज ग्रेटर देन 1, डिमांड इज relatively इलास्टिक। डिमांड इज relatively इलास्टिक। नीटा अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा, डिमांड इज relatively इलास्टिक। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर योर इकोनॉमिक्स नोट्स और द लेसन्स व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी। सिखाया रहेगा तो बात अलग है, नहीं सिखाया तो फिर ये सीखने का अपॉर्चुनिटी तुम लोग को मिलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके चैप्टर रहेगा 12th में। 3.6 is greater than 1. Demand is relatively elastic. Have you understood this problem? Guys, थोड़ा सा feedback दे दो across all branches. Please tell me, are you understanding this? Okay, इसका meaning relatively elastic का meaning नीटा greater than 1 तो relatively elastic रहेगा, नीटा lesser than 1 मतलब relatively inelastic रहेगा। अब यो इलास्टिक होता क्या है, इनइलास्टिक होता क्या है, आई एम रियली सॉरी, बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर मुझे नहीं मालूम है, इसका ज्यादा जानकारी नहीं है। ओके, या शुड आई गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? शुड आई गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ओके, नीटा इज इक्वल टू, नाइन्थ प्रॉब्लम, डी इज इक्वल टू 2p plus 3 3p minus 1।
Okay. What is 11 by 14? Elasticity of demand 11 by 14 है. So what is 11 by 14? Neta. Neta is equal to 11 by 14. What are they asking? क्या पूछ रहे? They are asking price. So let us go ahead with the price. Formula: neta is equal to minus P by D, dd by dP. Done. Okay. क्या करूँ तुम लोग बोलो मुझे. नीटा का वैल्यू डाल दो 11/14 चलेगा. माइनस P 2P plus 3 upon 3P minus 1 d by dP 2P plus 3 3P minus 1. Are you understanding? Write very spaciously. अच्छे से लिखो. एक एक लाइन छोड़ के लिखो, ज्यादा कंजूसी मत करो. If you're done with this slide, please let me know. I will go to the next slide. Can I send this up? इसको भेज दो क्या न्यूमरेटर में? यहाँ पे क्या करूँ? क्वोशंट रूल. वहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करूंगा मैं. इज इट ओके? आगे का स्टेप लिख रहा हूँ मैं. 1 सेकेंड. थोड़ा सा एरर हो गया. 3P minus 1 ऊपर गया. सॉरी, ये थोड़ा पेजेस चेंज करना पड़ता है तो लिखने में गलती हो जाता है. अब बराबर है. नाउ इज इट करेक्ट?
ये देखो प्रीवियस स्लाइड। संस्कार ऑब्जेक्टिव्स का मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। जिधर जिधर तुम लोग को लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स में सॉल्यूशंस दिखाना चाहिए, कोई कोई प्रॉब्लम्स तो ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्व करके ही पता चलता है, सॉल्यूशन के बिना पता ही नहीं चलता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ओके, सो देयर यू नीड टू शो द जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन दे दो ऑब्जेक्टिव्स में, जस्टिफिकेशन दे दो। आई वुड रेकमेंड गिव द जस्टिफिकेशन। जिधर जिधर जस्टिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है उधर मत दे दो। ओके, चलो डिस्कशन चालू कर देते हैं। 2p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p, 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, 3p का डेरिवेटिव 3 माइनस 0। ओके, सो 11/14 माइनस p, 3p माइनस 1, 2p प्लस 3 ब्रैकेट 3p माइनस 1 इंटू 2, अग्रीड, माइनस 2p प्लस 3 इंटू 3, अग्रीड। अग्रीड और नॉट? कैंसिलेशन, 3p माइनस 1 3p माइनस 1 गया क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। डन, समझ में आया? इज इट वेरी डिफिकल्ट? यस, डीएन नगर, जेबी नगर, चेंबूर, विले पार्ले, टेल मी, थोड़ा फीडबैक दे दो। ओके, 11/14 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करो। डोंट ओपन द ब्रैकेट्स बट विल गो सिस्टमैटिकली। 6p माइनस 2 माइनस 6p प्लस 9, डोंट ओपन द ब्रैकेट। यहाँ पे नीचे एक 3p माइनस 1 बचेगा। एम आई गिविंग यू ऑल द स्टेप्स? हर एक स्टेप समझा रहा हूँ मैं आपको। Once you copy this slide, please let me know. I'll go to the next slide. Waiting.
Okay. Next step. Minus p upon 2p plus 3. ब्रैकेट के अंदर 6p minus 2 minus 6p minus 9 upon 3p minus 1. ओके, 6p कैंसिल हो गया। ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना है फिर? ऊपर न्यूमरेटर में कितना वैल्यू हो जाएगा? -11। ये 7 कैसे रे? -11 ना, चेक करो। ओके, सो 11/14 इज इक्वल टू 11p, 2p plus 3, 3p minus 1। 11 और 11 दोनों साइड से कैंसिल। रीजन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? क्रॉस मल्टीप्लाई 2p plus 3, 3p minus 1 is equal to 14p. Done. टू पी इंटू 3p minus 1 plus 3 into 3p minus 1 equal to 14p, if I'm not wrong. We'll proceed systematically. 6p square minus 2p plus 9p minus 3 equal to 14p. बराबर है? कॉपी करो ये। ये 7 हो जाता है 7p और ये -14, तो 7p minus 14p कितना होता है? -7p. Correct, very good. Should I go to the next slide? Okay. So 6p square minus 7p minus 3 equal to 0. बराबर है क्या? 6p square minus 7p minus 3 equal to 0. जल्दी कॉपी करो। Those who are copying this slide, please copy this.
at the earliest. +7 नहीं आएगा ना, ये +7 है बराबर, और ये -14 है ना, वो साइड पे जाएगा तो -14 बनेगा, LHS में जाएगा तो +7 -14 कितना होगा, -7। अंडरस्टूड? ओके फाइन। ओके, 6 इंटू -3 -18, मुझे -18 चाहिए, वील हैव टू फैक्टराइज दिस, और बीच में -7 चाहिए, तो 9 और 2 दोनों का एडिशन 11 होता है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 होता है, तो 7 तो आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस साइन है, तो कौन सा नंबर को माइनस साइन मिलेगा, 9 को माइनस साइन मिलेगा, ग्रेटर नंबर को माइनस साइन। ओके, सो 6p² -9p +2p -3 = 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, 3p, 2p - 3 +1, 2p - 3, 3p + 1, 2p - 3 = 0। 3p + 1, 2p - 3 = 0। तो फाइनली p का वैल्यूज क्या क्या रहेगा, p = -1/3 और p = 3/2। Do I need to explain this? Do I need to explain this? Okay, 3p + 1 = 0, 3p = -1, p is equal to -1/3। समझ में आया क्या ये कैसे आया? एक्सप्लेनेशन जिसको चाहिए था मैंने दे दिए। अंडरस्टूड? Since price cannot be negative, p not equal to 1/3, -1/3, therefore p is equal to 3/2। प्रॉब्लम में रुपीज है तो रुपीज लिखो, नहीं तो यूनिट्स लिख देना। निखिल, ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है, ये तो फैक्टराइजेशन है सिंपल। 6 इंटू -3 -18 होता है बराबर। अगर आपने गलती से इसको 6 और 3 लिख दिया गलती से, दोनों का एडिशन कितना है, 9, बीच में 9 है नहीं, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है, 3, बीच में 3 है नहीं है, तो 6 और 3 तो रॉन्ग है, 6 एंड 3 आर द रॉन्ग ऑप्शंस। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 9 और 2, 9 2 18 होता है, दोनों का एडिशन 11 है, बीच में 11 है नहीं है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 है, बीच में 7 है। That means this is the right option. Now we need to understand about the signs. Okay, यहाँ पे माइनस साइन है, तो बड़ा नंबर को माइनस, छोटा नंबर को प्लस। -9 इंटू +2 इज -18, -9 + 2 इज -7। I hope you understood. नेक्स्ट संडे को कौन सा टेस्ट है? लॉजिक का टेस्ट है। ओके,
Should I proceed? क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क के लिए कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क के लिए कर देना। सेल्फ स्टडी। ये मैं इरेज करने वाला हुआ, कर दूं क्या? ओके। घाटकोपर विक्रोली स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? घाटकोपर विक्रोली मुलुंड, फीडबैक प्लीज। घाटकोपर विक्रोली मुलुंड, या। सो आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क के लिए देने वाला था, लेकिन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। d is equal to 100 minus p square by 2. Elasticity of demand they are asking. Neta minus p by d, प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा। d dy dp, okay? So minus p upon 100 minus p square by 2, dy dp of 100 minus p square by 2. Understood? Okay. Mathematically, can I send this to ऊपर? अभी तक हम लोग ऐसा कर रहे थे ना। अमय, प्लीज लोअर योर हैंड प्लीज। ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में माइनस है। ओके, टू पूरा डिनोमिनेटर नहीं है, टू पूरा डिनोमिनेटर नहीं है, सिर्फ पी स्क्वायर का डिनोमिनेटर है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस करेक्टली। या, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, विल नॉट डू इट डायरेक्टली, विल गो बाय द बेसिक रूल्स। dy dp of 100, when I'm not sure, when it is difficult, I'll write rules, I'll write each and every step. क्या मैंने बराबर लिखा है? ओके, 100 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग? 100 का डेरिवेटिव 0, वेरी गुड। p square by 2, derivative of p square by 2 with respect to p. Should I apply quotient rule, division rule? No. तो फिर क्या करेंगे? नीचे 2 तो कांस्टेंट है, नीचे का 2 दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये 2 कांस्टेंट है, 2 ब्रैकेट के बाहर जाएगा, लेकिन 2 जब भी ब्रैकेट के नहीं, सॉरी, डी बाई डी पी के बाहर जाएगा, डी बाई डी पी के बाहर जाएगा, लेकिन 2 जब भी बाहर जाएगा तो 2 लेने का कि 1/2 लेने का? 1/2। कॉलेज का टीचर इतना डिटेल्स में जाता है? ओके, तो यहाँ पे अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो फिर you have to take the benefit, you have to work hard, and you have to get good marks. So neta minus p, 100 minus p square by 2,
0 minus half d by dp of p square, dy dp of p square, neta minus p 100 minus p square by 2 minus half into 2p। चलो बोलो, मैंने बराबर से लिखा है। हैव आई रिटन करेक्टली? ये देखो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी देखो। डन। हो गया क्या? बोल दो, अगर हो गया तो बोल दो प्लीज। या बीच में मल्टीप्लीकेशन है, देयर इज मल्टीप्लीकेशन इन बिटवीन माइनस हाफ एंड 2p, सो वी कैन कैंसिल 2 एंड 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? माइनस p 100 माइनस p स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट में बचेगा क्या? ब्रैकेट में क्या बचेगा प्लीज बोलो? माइनस p बचेगा, करेक्ट। माइनस p इंटू माइनस p कितना होता है? माइनस p इंटू माइनस p, निखिल यू आर रॉन्ग। माइनस इंटू माइनस प्लस, p इंटू p स्क्वायर। सुनीता, p square upon 100 minus p square by 2, final answer with all the possible simplifications। नीचे एलसीएम वेलसीएम ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2 को ऊपर भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए टीचर खुश होके ज्यादा मार्क्स नहीं देने वाला है, सो विल कीप इट एज इट इज। फाइनल आंसर ऑफ पी एनीटा विथ ऑल द पॉसिबल सिंप्लीफिकेशंस। चलो इतना समझा? ओके, अभी पहला वैल्यू क्या है पी का? p इक्वल टू 10 डाल दो। नीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 माइनस 10 स्क्वायर बाय 2, कितना आता है आंसर? कितना आता है? So neta equal to 2, therefore neta greater than 1, therefore demand is what? Relatively elastic, relative नहीं, relative elastic, demand is relative elastic, relatively बोल दो।
समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट, नीटा सॉरी पी इक्वल टू कितना? 6। कितना होता है? 36/82। रिड्यूस करो, 18/41। मैथमेटिक्स 1 में फ्रैक्शन चल जाता है, मैथमेटिक्स 1 में फ्रैक्शन चल जाता है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ नीटा। ओके, इन द सेकेंड पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, क्या करते हैं हम लोग? हाँ, 0 पॉइंट, दैट इज राइट। सो कैन आई से नीटा लेसर देन 1? आंसर 0 पॉइंट में आएगा ना? ओके, व्हेन द न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिनोमिनेटर, नीटा इज लेसर देन 1। Sorry, the answer is lesser than 1. Answer क्या नीटा है, so नीटा lesser than 1. Therefore demand is relatively relatively inelastic. relatively inelastic. प्रॉब्लम समझ में आया तुम लोग को? क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क के लिए कर लेना। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू क्या? हेत लास्ट स्लाइड ऑलमोस्ट कब का हो चुका है? लास्ट स्लाइड देखो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12। अभी क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत सारा चीज एक साथ आने वाला है। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस भी आने वाला है, और दूसरा चीज क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आने वाला है पिक्चर में। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 12 is an important problem for the board exam. Question number 12, a company produces X items. कंपनी X आइटम्स क्यों प्रोड्यूस कर रही है? क्योंकि मार्केट में डिमांड X है। वेरी गुड। सो डिमांड इज इक्वल टू X। X यूनिट्स का डिमांड है, X आइटम्स का। यूनिट्स बोलो आइटम्स बोलो, वन एंड द सेम थिंग। X आइटम्स प्रोड्यूस करने का टोटल कॉस्ट कितना है? X आइटम्स प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट लगेगा कंपनी को, तो टोटल कॉस्ट कितना है? हैव दे गिवन? सो आई विल राइट टोटल कॉस्ट
सी लिखने का है तो सी लिखो, 40 प्लस 2x। देयर प्राइस, ये प्राइस प्राइस पर आइटम है, कल मैंने बोला था, याद है तुम लोग को? दिस प्राइस इज प्राइस पर आइटम, दिस विल बी सेलिंग प्राइस विच इज प्राइस पर आइटम। लेकिन वो सब चीजों में नहीं जाते अभी हम लोग। प्राइस पर आइटम इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। ओके, find the value of x for which revenue is increasing, profit is increasing। थर्ड सब क्वेश्चन तो बाद में पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रॉब्लम में दिया है क्या? Have they given us the revenue or profit? No. So first we'll calculate revenue. Revenue is equal to price into demand। Revenue is equal to price into demand। याद आया? Price money, selling price, selling price, price per item into demand कितना है? X। अभी तुम लोग को लिंक बैठ रहा है क्या कल का लेक्चर का? Am I using simple words? कंफ्यूज कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है तुम लोग को? Okay, so this is equal to 120x माइनस एक्स स्क्वायर। रेवेन्यू का वैल्यू मिल गया। ओके, रेवेन्यू के साथ साथ क्या कैलकुलेट करके लेते हैं? रेवेन्यू के साथ साथ क्या कैलकुलेट करके लेते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, कल एक्चुअली मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग कल का लेक्चर का बारे में। मैंने कल लेक्चर रखा नहीं है, पर्पसली नहीं रखा है। ओके, तो थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा पढ़ाई भी करो। और लॉजिक का पढ़ाई 12 सितंबर को एग्जाम है, तो 11 सितंबर से मत चालू करना, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा रोज करने का टेस्ट का पढ़ाई। कोई भी चैप्टर का टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ओके, या सो रेवेन्यू इज इक्वल टू 120x माइनस एक्स स्क्वायर। प्रॉफिट, कोई बताएगा प्रॉफिट का इक्वेशन? हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट? करेक्ट निखिल। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू इज 120x माइनस एक्स स्क्वायर। पुट अ माइनस साइन, पुट अ ब्रैकेट, माइनस साइन बीच में, इसके लिए ब्रैकेट डाल दो। 40 प्लस 2x, 40 प्लस 2x। ये जल्दी कॉपी करो। हो गया क्या? कितना, दो दो बार कॉपी कर रहे हो क्या?
Okay, so 120x minus x square minus 40 minus 2x, ये तो कल का ही रिवीजन है. डोंट यू फील ये कल का रिवीजन है? 120x minus 2x, 118x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40, ये हो गया प्रॉफिट. ओके, let us revise what we learned yesterday. First sub question: revenue is increasing, therefore what is increasing? Revenue is a function of what? रेवेन्यू जो कैलकुलेट किया, फाइनल आंसर रेवेन्यू का, तो राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल था? एक्स. ओके, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज ग्रेटर देन जीरो? एफ डैश एक्स. therefore f dash x greater than 0. therefore dy dx of f of x greater than 0. dy dx of f of x greater than 0. Understanding? Therefore dy dx of 120x minus x square greater than 0. Okay, सिंपल है क्या? वन ट्वेंटी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 120, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बीच में कौन सा साइन? 2x के पहले कौन सा साइन? माइनस साइन. ग्रेटर देन 0. दिस इज ग्रेटर देन 0. 120 greater than 2x. 120 greater than 2x. 2 को डिवाइड करो. 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, साइन सेम रहेगा. 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, साइन सेम रहेगा. 60 ग्रेटर देन x. दिस इंप्लाइज x लेसर देन 60. समझ में आया? समझ में आया क्या? ये कल का ही प्रॉब्लम है, सेम कैटेगरी प्रॉब्लम. वैसे भी कर सकते हैं इसको तुम लोग, ये स्टेप के बाद में 2x लेसर देन 120 भी कर सकते हैं. वन एंड द सेम थिंग ना इसके लिए. या फिर ये 2 को डिवाइड कर दो. 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो साइन सेम रहेगा. एक ही चीज है, एक ही चीज है वो. कल मैंने रिवर्स किया था क्या पहले? 2x लेसर देन 120. ठीक है, इट इज वन एंड द सेम थिंग. अभी लेट्स नॉट ऐसा कुछ बाय हार्ट की तरह करने का जरूरत नहीं है. लॉजिक अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो. ओके, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. सेकेंड पार्ट. शुड आई गो ahead with the second part? Okay, second part. What is increasing?
profit is increasing. Okay, profit is a function of प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया तो राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल था? f of x. Therefore f dash x is greater than 0. dy dx of f of x greater than 0. f of x मतलब प्रॉफिट का वैल्यू डाल दो अभी 118x minus x square minus 40 if I am not wrong, greater than 0. So can I write 118x का डेरिवेटिव 118 minus 2x minus 40 greater than 0? So 118 greater than 2x, चाहे तो इसको रिवर्स कर दो बाद में डिवाइड करो या फिर पहले डिवाइड करो बाद में रिवर्स कर दो, one and the same thing. 2 is a positive number, sign remains the same. X lesser than 59. वर्ड प्रॉब्लम्स में नंबर लाइन बनाने का डन. चलो हो गया क्या? हो गया तो आगे बढ़ता हूँ, लास्ट पार्ट. Elasticity of demand for price 50, sorry 80. Third part, they are asking neta. So neta is equal to minus p by d dd by dp dd by dp. प्राइस का वैल्यू 80 है, प्राइस का वैल्यू 80 है, स्टार्टिंग में प्राइस का वैल्यू 80 डालने का नहीं. ओके क्या कोई मुझे बताएगा डी, ये जो डिमांड है डी, ये अपने प्रॉब्लम में क्या है? हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इन आवर प्रॉब्लम? डी को हम लोग ने कैसे रिप्रेजेंट किया है प्रॉब्लम में? डी को हम लोग ने एक्स डाल दिए, डिमांड इज एक्स, बराबर है? समझा? ओके अभी साइड में एक वर्किंग करते हैं, लेट अस वर्कआउट ऑन समथिंग. ये एक्स को एलिमिनेट करना है, एक्स को एलिमिनेट करने का है. अभी दिया क्या है, व्हाट दे हैव गिवन, p इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, बराबर है क्या? बाजू में लिखना पड़ेगा ये बॉक्स डाल के. तो x का वैल्यू क्या रहेगा इसमें से, व्हाट इज x, व्हाट इज x? अगर p 120 माइनस एक्स है तो x क्या है? 120 माइनस p, वेरी गुड. 120 माइनस p, सो नीटा
माइनस पी 120 माइनस पी डी बाई डी पी ऑफ 120 माइनस पी डी बाई डी पी ऑफ 120 माइनस पी. ओके. नीटा माइनस पी 120 माइनस पी ब्रैकेट 120 का डेरिवेटिव 0 है, पी का डेरिवेटिव 1 है. सो कहना है इसे therefore नीटा इज इक्वल टू, ये तो -1 हो गया, -1 इंटू पी इज माइनस पी 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 अपॉन 120 माइनस पी. ये समझा क्या तुम लोग को? हैव यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन? ये कैसे आया, समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर है? अभी सबसे एंड में किस चीज का टाइम आ गया है? सबसे एंड में क्या करने का? पी का वैल्यू 80 डालने का. पी का वैल्यू 80 स्टार्टिंग में डालने का क्या? स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में नहीं. मैंने बोला स्टार्टिंग में नहीं, तो भी आप स्टार्टिंग में डाल रहे हो. इधर आपको पी का वैल्यू 80 क्यों डालना है? वाई? इधर आपने अगर पी का वैल्यू 80 डाल दिया तो ये क्या हो गया? डी बाई डी पी ऑफ 120 माइनस 80 डी बाई डी पी ऑफ 40 हो जाएगा. एंड डी बाई डी पी ऑफ 40 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो नीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा. डेरिवेटिव करने के पहले पी का वैल्यू डालने का ही नहीं. अगेन आई एम टेलिंग यू, डेरिवेटिव करने के पहले पी का वैल्यू डालने का नहीं. एम आई यूजिंग सिंपल वर्ड्स? इसके लिए जब भी से ये प्रॉब्लम, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको सिखाने को चालू किया है, तभी से मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट फ्रॉम दैट मोमेंट पी का वैल्यू सबसे एंड में डालने का. अगर पी का वैल्यू सबसे एंड में नहीं डालोगे, हर एक आंसर का आपको वैल्यू 0 मिलेगा. नीटा का एवरी आंसर विल बी 0 and the marks will also be 0. नीटा कैलकुलेट करो, डेरिवेट करो, डेरिवेटिव के बाद में सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद में एंड में पी का वैल्यू जो दिया है वो डाल दो. लैंग्वेज मेरा समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई इंस्ट्रक्शंस? सो प्लीज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शंस तो प्लीज वही फॉलो करो, रिक्वेस्ट है. ओके. सो नीटा 80 120 माइनस 80 80 अपॉन 40 विच इज 2. ओके. अभी पूछा नहीं है इन लोगों ने, इंटरप्रेट करने को पूछा नहीं है, कमेंट ऑन द रिजल्ट या इंटरप्रेट करने को पूछा नहीं है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. लेकिन अगर पूछते हैं देन व्हाट विल राइट? नीटा ग्रेटर देन 1, therefore demand is relatively, demand is relatively elastic. Demand is relatively elastic. Demand is relatively elastic. समझ में आ गया?
Have you understood this problem, everyone? Okay. अभी लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, ये 13th प्रॉब्लम करूंगा मैं. ओके, देन वी विल वाइंड अप द क्लास. कल लेक्चर नहीं रख रहा हूं मैं, लेकिन ये 13th प्रॉब्लम खत्म कर देता हूँ. रीड द 13th प्रॉब्लम. रीड द 13th प्रॉब्लम. मैंने आपको चैप्टर चालू होने के पहले चैप्टर का पार्ट्स बताया था, मालूम है क्या? तो उसमें ऐसा लिखा था ना, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस. ओके, फुल फॉर्म बता देता हूँ. एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फुल फॉर्म बताता हूँ, कॉन्सेप्ट. आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ये इकोनॉमिक्स का टीचर आपको बेटर बता पाएगा. आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन, सो प्लीज एक्सक्यूज मी. एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. हैव यू कॉपीड? जल्दी करो. ये नया कैटेगरी का प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक चीज तो पता चलता है तुम लोग को. हाँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ये कंज्यूम है, ये सेव है, ये कंज्यूम है, ये सेव है. अच्छा, एक चीज तो आपको पता चलता है. इधर क्या करने वाला हूँ मैं, मार्जिनल में क्या करने वाला हूँ, कोई बता सकता है? मैथमेटिकली क्या करने वाला हूँ? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड वेरिएबल. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, एक्स तो राइट हैंड साइड में एक्स रहेगा तो एक्स कर लेंगे. राइट हैंड साइड में पी रहेगा तो पी कर लेंगे. राइट हैंड साइड में आई रहेगा तो आई कर लेंगे. एवरेज, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? डिवाइड विथ राइट हैंड साइड वेरिएबल. इतना तो क्लिक होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको नोट्स भी वैसा बना के दे दिए. प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्कोरिंग है, सिर्फ सिली मिस्टेक्स करने का नहीं है. चलो, कॉपी करके हो गया ये. क्वेश्चन नंबर 13. EC is equal to 0.0003 I square plus 0.075 I. ये दिया है अपने को. Is it given to us? ओके, I क्या है? I
I 1000 वो लास्ट में, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, आई का वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, आई क्या है, प्रॉब्लम देखो बराबर से, आई क्या है, इनकम, वेरी गुड। ईसी क्या है, ईसी, ईसी क्या है, ईसी नीटा नहीं है, ईसी किधर नीटा है, नीटा मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईसी क्या है, पढ़ो ना प्रॉब्लम बराबर से पढ़ो। ईसी इज एक्सपेंडिचर, ईसी इज एक्सपेंडिचर, और ये सी जो दिखता है ना, इट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर को हम लोग कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन। नाउ यू गाइस टेल मी, is expenditure dependent on income in this particular equation? Okay, in simple words, don't write this. Is EC a function of I? Is EC a function of I? Yes, ये तो मैथमेटिकली है, लेकिन लॉजिकली भी सोचो, डे टू डे लाइफ में सोचो, एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग, तुम लोग कितना स्पेंड करोगे, जितना तुम लोग का इनकम है उतना ही स्पेंड करोगे ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को पॉकेट मनी मिलता रहेगा, दैट इज योर इनकम, ओके, तो यू विल बी स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब एक्सपेंडिचर, जितना इनकम है उतना ही स्पेंड करोगे ना, कि चालू करोगे स्पेंडिंग, दे धनाधन स्पेंडिंग करोगे, दोस्त लोग से पैसा लोके लेके, रिलेटिव से पैसा लेके, सब लोग से पैसा लेके स्पेंड करते जाओगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नो, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई शुड से एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। राइट हैंड साइड वेरिएबल क्या है, राइट हैंड साइड वेरिएबल क्या है, आई। स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग with respect to I on both sides, differentiating with respect to I on both sides, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल I है, so d by di of EC is equal to d by di of 0.003 I square plus 0.075 I. Put a bracket over here. Have you understood? Have you understood? Okay. अभी मैंने डेरिवेट किया, डेरिवेट किया मैंने, किया कि नहीं? डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मार्जिनल, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मार्जिनल। सो दिस पार्ट, derivative of expenditure with respect to income is called as marginal propensity to consume। मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दी है, थियोरेटिकली मीनिंग वाइज कॉन्सेप्ट वाइज आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैथमेटिकली क्या है, डेरिवेटिव विथ राइट हैंड साइड वेरिएबल इज मार्जिनल, so derivative of the right hand side variable, derivative of income, derivative of expenditure with respect to income is marginal propensity to consume। understood? इसको एमपीसी बोलते हैं। जिसको समझाए वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझाए रट्टा मारो। डी बाई डी आई ऑफ ई सी इज एमपीसी। समझा?
अरे बोलो, कुछ तो फीडबैक दो यार, डोंट सिट आइडल। या राइट हैंड साइड में तो नॉर्मल डेरिवेटिव्स है, राइट हैंड साइड में तो नॉर्मल डेरिवेटिव्स है। डी बाई डी आई 0.003 आई स्क्वायर डी बाई डी आई 0.075 आई। MPC constants will go outside, d by di of I square 0.075 d by di of I. Understood? Constant outside. I square का derivative with respect to I. I square का derivative with respect to I. 2I. Correct. Very good. और I का derivative with respect to I. 1. So I'm going to put these values now. ये values अभी मैं डालने वाला हूँ. First you copy this much. ये याद रहेगा तुम लोग को. Derivative of the expenditure with respect to income is MPC. और डेरिवेटिव मतलब मार्जिनल ना, इसके लिए एमपीसी लिखा है मैंने, एपीसी नहीं लिखा है। एम मतलब मार्जिनल। आर यू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम? फीडबैक? शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, दिस इज नॉट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लीज। ओके, सो एमपीसी is equal to 0.0003 into 2i plus 0.075 into 1। समझा क्या? तो एमपीसी 0.0006i plus 0.075, put I equal to 1000। I का वैल्यू दिया है 1000। MPC 0.0006 into 1000 plus 0.075। 0.0006 into 1000 plus 0.075। तीन जीरोस है तो राइट हैंड साइड में तीन जीरोस, पॉइंट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, बराबर है कि नहीं? तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 0.6। सो MPC is equal to 0.675। अंडरस्टूड? पहले डिफरेंशिएट, बाद में सब्स्टिट्यूशन। सब चीज के बारे में उल्टा मत सोचो।
सर ने बोल दिया पहले डिफरेंशिएट बाद में सब्स्टिट्यूशन, तो पहले डिफरेंशिएशन बाद में सब्स्टिट्यूशन। उल्टा सोचोगे तो मार्क्स भी उल्टा आएगा। आई एम हियर टू हेल्प यू। तो जो इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूँ उसमें तुम लोग अलग अलग एंगल मत निकालो। एमपीसी का वैल्यू दी है, मिल गया। नेक्स्ट स्टेप, ये भी फॉर्मूला है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। आई राइट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, पूछने का नहीं क्यों, इट्स अ फॉर्मूला। 0.675 प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीएस 1 माइनस 0.675, माइनस करने को आना चाहिए 0.325। 0.325। अंडरस्टूड? प्लीज लोअर योर हैंड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझ में आया तुम लोग को? वापस एक बार बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। दिस वाज गिवन टू अस इन इनकम है, आई इज द इनकम एंड ईसी इज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इसके लिए राइट हैंड साइड में इनकम है, इनकम में आई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आई ऑन बोथ द साइड्स। डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि मुझे मार्जिनल चाहिए। डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि मुझे मार्जिनल चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू आई, आई क्यों? क्योंकि आई राइट हैंड साइड वेरिएबल है। आई राइट हैंड साइड वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन को डी बाई डी आई लगा देने का दोनों साइड पे। अंडरस्टूड? डेरिवेटिव ऑफ expenditure which is consumption with respect to income, derivative of expenditure with respect to income is called as marginal propensity to consume mathematically. याद रखो, differentiation of expenditure with respect to income is called as MPC. राइट हैंड साइड में तो मैथमेटिक्स है, डेरिवेटिव्स जो हम लोग ने किया था वो। रूल नंबर 1, कॉन्स्टेंट्स आउटसाइड। आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i, आई का डेरिवेटिव 1। ये स्लाइड समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये तो पूरा कैलकुलेशन है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन है। एमपीसी पहला सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद में वैल्यू डाल दो। पहले डिफरेंशिएशन बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। एमपीसी का वैल्यू, एमपीसी मिलने के बाद में कौन सा फॉर्मूला चढ़ा देने का? एमपीएस कैसे मिलेगा? एमपीसी मिलने के बाद में एमपीएस कैसे मिलेगा, बोलो चलो। करेक्ट, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, देखो कितना सिंपल है, सिंपल एज वेल एज स्कोरिंग। ओके, ठीक है। यस संस्कार, करेक्ट।
प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करने का। पूरा सिलेबस में ऐसा 50-60% ऑफ द प्रॉब्लम्स प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड है। प्रोसीजर एक बार दिमाग में अगर आपको आपके फिट हो गया तो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है। Am I correct, संस्कार? ओके, अभी एपीसी एपीएस दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वो इससे भी सिंपल है। ओके, वापिस ईसी लिखता हूँ। ईसी इज इक्वल टू 0.003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई, बराबर लिखा है मैंने ईसी। ओके, डेरिवेटिव का टर्न हो गया, डिफरेंशिएशन का टर्न हो गया, डेरिवेटिव विथ राइट हैंड साइड वेरिएबल हो गया। अभी क्या करूँ तुम लोग बोलो, अभी क्या करूँ तुम लोग बोलो मुझे। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग, यू पीपल टेल मी। जो लोग आंसर कर रहे हैं 100% राइट आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और यू वांट टू इग्नोर, समझ में नहीं आ रहा है। डेरिवेटिव बाय राइट हैंड साइड वेरिएबल हो गया, अभी क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय राइट हैंड साइड वेरिएबल। राइट हैंड साइड वेरिएबल इज आई ऑन बोथ साइड्स, ईसी अपॉन आई, ईसी अपॉन आई 0.003 आई स्क्वायर 0.075 आई अपॉन आई। ओके, डिवीजन का मतलब क्या, डिवाइड बाय राइट हैंड साइड का वेरिएबल का मतलब क्या, डिवाइड बाय राइट हैंड साइड वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Average, very good, average. So should I write this as APC, expenditure upon income, is called as average propensity to consume, average propensity to consume। अभी इसमें कुछ डेरिवेटिव वेरिएटिव है ही नहीं, इसमें काय का डेरिवेटिव है, कुछ भी नहीं है। ये तो कितना सिंपल है। ऊपर से टेक आई कॉमन, ऊपर से आई कॉमन लो, 0.003 आई प्लस 0.075 बराबर है क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसमें तो डेरिवेटिव भी नहीं है। ओके, ये कैलकुलेशन एकदम फ्लॉप है। अंडरस्टूड, आई कॉमन लिया, अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, आई आई कैंसिल, आई आई कैंसिल। समझ रहे क्या तुम लोग को? ओके, नेक्स्ट स्टेप, एपीसी 0.003 आई प्लस 0.075। अभी तो सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, पुट आई इक्वल टू 1000, एपीसी ओके, एपीसी 3030 0.3। ए इसमें प्रॉब्लम मत क्रिएट करो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के, नाउ यू पीपल शुड नो दिस। एपीसी का वैल्यू मिल गया 0.375। ओके, क्लियर है क्या? अभी कुछ दिमाग नहीं लगाने का, कुछ भी दिमाग नहीं लगाने का। मैथमेटिकली नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप मैथमेटिकली एपीएस निकालने के लिए?
गेस करो, गेस वर्क है ये बस. करेक्ट. सो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1. देखो ये प्रॉब्लम में लाइफ कितना सिंपल है. 0.375 प्लस एपीएस इक्वल टू 1. तो एपीएस वैल्यू निकालो. चलो, माइनस करने के टाइम पे सिली मिस्टेक मत करना प्लीज. एपीसी मिला, अभी एपीएस. 0.625. 0.625. Lecture is over. Three parts of the chapter are also over. Increasing, decreasing functions. Okay. Elasticity of demand and MPC, MPS, APC, APS. This is over. चलेगा. 13th वाला प्रॉब्लम अच्छे से करके जाओ. 12th और 13th. Okay. So next lecture, I'll be working out on maxima and minima. उसके लिए मेरे को 2 लेक्चर लगेगा. MPC, APC and MPC are same. अगर APC और MPC सेम रहता तो दोनों का आंसर भी सेम आता था. आ रहा है क्या दोनों का आंसर सेम? तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों बनाते थे वो लोग? MPC और APC अगर सेम रहता था तो. अलग अलग है इसके लिए तो अलग अलग पूछा है. MPC अलग है तो MPC बताओ, APC अलग है तो APC बताओ. थोड़ा तो सोचो. हाँ, अभी उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, थियोरी क्या है उसके पीछे. गेट इन टच विद रोशन सर और गेट इन टच विद दीक्षित सर. नहीं नहीं भाई, संस्कार इसके लिए और 3-4 लेक्चर लगने वाले हैं चैप्टर के लिए. नेक्स्ट नेक्स्ट पूरा वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके. So bye guys. Good night. See you in the next class. Okay. Take care.